Hello students, this is international law and the topic is what's the basis of international law. Basis international law ਦਾ basis ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। तो ਇਹਦਾ मतलब है भी बेसिस की है, समझ आ गई कि नहीं, की लोड़ पई है इंटरनेशनल लॉ की, वर्ल्ड में इंटरनेशनल लॉ की लोड़ क्यों पई है कि इंटरनेशनल लॉ का मनुखा ते देशों नाल कोई संबंध है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप अज इस डिस्कशन विच लभण की कोशिश करांगे। तुहानूं पता मॉडर्न पीरियड है, नो स्टेट कैन कीप इटसैल्फ अलूफ फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। अजकल कोई भी देश दुनिया में की कुछ हो रहा है की नहीं हो रहा अलग नहीं रह सकता, उन्होंने देशों नाल मिल के ही रहना पैंदा। द मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्यूनीकेशन हैज़ ब्रॉट द कंट्रीज क्लोजर टू ईच अदर। ट्रांसपोर्ट के वाधे करके कम्यूनीकेशन के वाधे करके एक कंट्री दूसरी कंट्री के बहुत नज़दीक आ चुकी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अजकल के संदर्भ दे विच कि हाउ दे डील विद ईच अदर। एक कंट्री दूसरी कंट्री नाल किवें वरतदे ने, किवें डील करते हैं, किवें रिलेशन पैदा करते हैं। तो जो एक कंट्री दूसरी कंट्री नाल रिलेशन पैदा करती है, डील करती है, कोई ट्रेड व्यापार करती है, उत्थे फिर इंटरनेशनल लॉ का खरड़ा तैयार होंदा है, उत्थे इंटरनेशनल लॉ डिवेलप होंदा है। उत्थे लोड़ महसूस होंदी है कि कोई इहो जिहे रूल्स, पक्के रूल्स बना दिते जाण जिहदे करके कोई प्रॉब्लम ना आवे लोग देशों को एक दूजे नाल डील करने समय, और लिखती रूप में आ जाण। तो इंटरनेशनल लॉ उदों डिवेलप होंदा जो देशों का दूसरे देशों नाल वार्तालाप या रिलेशन पैदा होंदा है, तो उदों फिर रूल्स डिवेलप होंदे ने। तो एक देश का दूसरे देश नाल वार्तालाप, मिलवर्तन, ट्रेड, बिजनेस, ये सारिया चीज़ां करके ही इंटरनेशनल लॉ डिवेलप हो रहा है। यही तो बेसिस है। तो कोई स्पैसिफिक थ्योरी नहीं है बेसिस नू एक्सप्लेन करने दी। देशों के आपसी मिलवर्तन, आपसी रिलेशन ही आधार बनते हैं, बेसिस बनते हैं इंटरनेशनल लॉ के। एक सीसल हर्स्ट होया, वो कहता इंटरनेशनल लॉ इज इन फैक्ट बाइंडिंग ऑन स्टेट्स बिकॉज दे आर स्टेट्स। वो कहता इंटरनेशनल लॉ स्टेटों के तां बाइंडिंग है क्योंकि वो स्टेट्स ने। जे स्टेट्स ना होंदे वर्ल्ड विच, जे कंट्रियां ना होंदियां, जे नेशनस ना होंदे अड अड, किन्ने स्टेट्स ने इंडिया अपने, इंडिया है, पाकिस्तान है, रशिया है, चाइना है, जापान है, अमरीका है। जे स्टेट्स ना होंदे तो आपसी मिलवर्तन कित्थों होना सी, ते जे आपसी मिलवर्तन नहीं होना सी तो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स कित्थों डिवेलप होने सी, क्योंकि स्टेट्स ने तां ही इंटरनेशनल लॉ है। जे स्टेट्स ना होंदे तो इंटरनेशनल लॉ नहीं होना सी। हुण चंद मून ते है, मार्स है, किन्ने प्लैनेट्स ने, वो तो है कोई लॉ। बंदियां नाल ही इंटरनेशनल लॉ है ना, बंदियां नाल, ह्यूमनस नाल ही स्टेट्स ने, ह्यूमनस नाल ही नेशनस ने, जिन्हें नेशनस बने ने तो इंटरनेशनल लॉ डिवेलप होया। ये सारा कुछ इंटर रिलेटेड है। तो सीसल हर्स्ट यही कहता है कि इन फैक्ट इंटरनेशनल लॉ इज इन फैक्ट बाइंडिंग ऑन स्टेट्स बिकॉज दे आर स्टेट्स। मतलब जो स्टेट्स या कंट्रीज ना होंदे तो इंटरनेशनल लॉ भी नहीं होना सी। देखो स्टेट्स मनुखता ने बनाए ने, स्टेट्स मनुखता ने बनाए ने, ते मनुखता सिर्फ धरती ते ही है, किसी होर प्लैनेट ते नहीं है। इसलिए इंटरनेशनल लॉ भी धरती ते ही है, अपनी प्लैनेट दी है। तो बंदियां नाल इंटर रिलेशन है इंटरनेशनल लॉ का, आप ही बनाया इंटरनेशनल लॉ, स्टेटां दे करके ही तो इंटरनेशनल लॉ का वजूद है। जे स्टेट ना हो तो इंटरनेशनल लॉ भी ना हो। तो बेसिस समझ आ रही है तुहानूं कि नहीं आ रही। अड अड क्वेश्चन बनता, बेसिस का क्वेश्चन अलग बनता, सोर्सिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ का अलग बनता है, नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन अलग बनता है। उलझ ना जाओ, स्पैसिफिक क्वेश्चन का आंसर उही देना जो क्वेश्चन ने पूछा है। देखो आम आप देशों की गल करिए, उन्होंने सोच की है, देशों की सोच ये है कि ऑर्डर रवे, शांति रवे, सारा कुछ व्यवस्था विच रवे, अमन शांति रवे वर्ल्ड विच, यही चाहते हैं सारे देश। द कंट्रीज ऑफ द होल वर्ल्ड बिलीव दैट order and not chaos is the governing principle of international law.
कोई कड़मास ना रहे, अव्यवस्था ना रहे, सारा कुछ व्यवस्था में रहे, ऑर्डर में रहे। समझ आ गई? तो ये जी उन्होंने तांग है देशों की, ये जी अर्ज है कि सारा कुछ ऑर्डर में रहे, सारा कुछ पीस में रहे, शांति नाल सारा काम चलता रहे वर्ल्ड में, कोई वार ना हो, कोई थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए। ये जी तांग है हरेक देश की पीसफुल शांति भालन की, ये तांग ही डिवेलप कर रही है इंटरनेशनल लॉ। ये जी इच्छा है यही डिवेलप कर रही है, यही बेसिस बनता इंटरनेशनल लॉ का, सारा लिखती रूप में बनता। फिर यूनाइटेड नेशंस बनाए गए ने, सैक्रटरी सारा कुछ बनाया गया। तो इट इज़ ओनली टू प्रिजर्व ऑर्डर एंड पीस अ पार्टिकुलर लॉ इज मेड एंड डिवेलप्ड। देखो किसी भी कानून के बनाने का मेन कारण होंदा है कि ऑर्डर रहे, पीस रहे और अगे तो भी मेनटेन रहना जी। तो इन दिस सेंस कॉमन कंसेंट एंड कुड बी सेड टू बी ट्रू बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो सारे देशों की सांझी सहमति, कॉमन कंसेंट, सारे देशों की यह सांझी सहमति है, कॉमन कंसेंट है। कादी सांझी सहमति, कादी कॉमन कंसेंट? ऑर्डर ते पीस बरकरार रखने दी। ये कॉमन कंसेंट है सारे देशों की कि आप ऑर्डर रखना है वर्ल्ड च, आप पीसफुल वर्ल्ड, ये जो धरती है, ये जो प्लैनेट है, इनू बड़ा शांतमई रखना है, लड़ाई नहीं करनी आपस च। तो ये ऑर्डर ते पीस बरकरार रहे संसार दे विच, इसलिए ये जे रूल्स बना दो इंटरनेशनली जिहड़े सारिਆਂ दे लागू होण। यही बेसिस है इंटरनेशनल लॉ का। समझ आ गई कि नहीं आ गई? Many of the decisions of United UN General Assembly and other international conferences are adopted through consensus. जनरल असैंबली तुम मैं अलग लैक्चर च करा चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत ही प्रिंसीपल ऑर्गन है। जनरल असैंबली में अड देशों के रिप्रजेंटेटिव आते हैं, वो कोई भी डिसीजन लेंदे ने कॉमन कंसेंट नाल तो लेंदे ने, कंसेंसस नाल तो लेंदे ने। पता लग गया ना कॉमन कंसेंट ते कंसेंसस कितना इंपॉर्टेंट है। वो जो भी उत्थे डिसीजन लेंदे, कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होंदी है, कोई भी उत्थे लॉ बनता है जनरल असैंबली में, अड देशों के रिप्रजेंटेटिव होंदे हैं, सारिਆਂ की सहमति नाल ही कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है। तो कॉमन कंसेंट इज़ वन ऑफ द मेन बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये लिखना तुसीं। एक पॉजिटिविस्ट होए ने, पॉजिटिविस्ट तुहानूं ब्रीफ दस देना। पॉजिटिविस्ट कई फिलोसफर आउणगे। पॉजिटिविस्ट वो लोग ने जिहड़े ये उन्हां दी सोच है कि लॉ शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक एंड साइंस एंड रीजन रैदर दैन मॉरल कॉन्सिडरेशनस। हवाई गल्लां नहीं करते पॉजिटिविस्ट। वो कहते कोई भी जिहड़ा गल है, लॉ है, अगर लॉ भी बनता है, कानून भी बनता, चाहे इंटरनेशनल लॉ है चाहे देशों का लॉ है, इट शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक, लॉजिक ते बेस होना चाहिए, साइंस ते बेस होना चाहिए, रीजन कारण, इन्हां चीज़ों के बेस्ड जो लॉ होंदा चंगा होंदा है। पॉजिटिविस्ट की थिंकिंग है, कहते मॉरल आर्गूमेंट्स कोई फायदा नहीं। तो पॉजिटिविस्ट भी यही सपोर्ट करते हैं। पॉजिटिविस्ट एग्जाम्पल है एनी ज़लोटी है, एक ओपन हीम है पॉजिटिव ने, ये भी यही कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जोड़ा है, इंटरनेशनल जो बेसिस है वो कॉमन कंसेंट है, वो कॉन्सेंसस है। लेकिन स्टार्क क्रिटिसाइज करता है इस चीज़ को, कॉमन कंसेंट की जी थ्योरी है भी ये बेसिस बनती है इंटरनेशनल की, इस चीज़ को स्टार्क जोड़ा है वो क्रिटिसाइज करता है। वो कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि सारे देशों की सहमति हो, कॉमन कंसेंट हो किसी एक रूल, किसी एक पॉइंट पर। जो 200 देश ने जनरल असैंबली में, यह मतलब ये नहीं भी सारे की सहमति हो फिर भी लॉ बन जाता ना, कि बन जाता। वो कहते फिर जो सहमति जे किसी जो फिर 10 देश ने उन्होंने सहमति नहीं हैगी, उन्होंने फिर कॉमन कंसेंट कितों होगी। स्टार्क क्रिटिसाइजेस एंड सेज दैट स्टेट्स मे नॉट गिव देयर कंसेंट इन रिगार्ड टू अ स्पेसिफिक रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। some states may not give their consent in regard to a specific rule of international law। कहते जरूरी नहीं भी सारे, उन्होंने कुछ स्टेट्स यह भी हो सकते हैं जिन्होंने कंसेंट नहीं दी। तो जे कुछ स्टेटा ने कंसेंट नहीं दी तो ये फिर तुम कॉमन कंसेंट किवें कह देते हो। कॉमन कंसेंट तो होंगी भी सारे की सहमति हो। स्टार कहते सारे की सहमति कदे नहीं हो सकती, एक अद्धा देश यह जिहा हुंदा जिहदी कंसेंट नहीं होंगी। हाउएवर स्टार्क की जी क्रिटिसिज्म है ਉਹਦੇ उल्ट प्रोफैसर स्मिथ होया। प्रोफैसर स्मिथ कहता है सारे देश, ऑल कंट्रीज आर बाउंड बाय इंटरनेशनल लॉ नो मैटर वैदर दे हैव गिवन देयर कंसेंट और नॉट। सारे कंट्रीज बाउंड ने इंटरनेशनल लॉ नूं, चाहे उन्होंने कंसेंट दी है या नहीं दी। प्रोफैसर स्मिथ स्टार्क दे हुण उल्ट गल कर रहा है। एज एन ऑर्डनरी पर्सन हैज़ टू ओबे म्यूनिसिपल लॉ, जिवें आपां नूं इंडिया का लॉ मनना पैंदा ना, म्यूनिसिपल लॉ, आपां इंडिया के सिटीजन है, ईवन अगेंस्ट हिज विल, जे असीं नहीं भी चाहिए, साडी इच्छा भी नहीं है लॉ मनण दी, फिर भी मनना पऊगा।
एवरीबडी इज प्रज्यूम टू नो द लॉ ऑफ द लैंड, और सानू मनना भी पैना, अपनी इच्छा के अपने विल के खिलाफ ही मनना पैना। सिमिलरली इंटरनेशनली भी ਜਿਹੜੇ देश ने स्टेट्स ने दे आर बाउंड टू फॉलो इंटरनेशनल लॉ, whether they don't want to follow it but they have to follow। इसलिए कंसेंट कैन नैवर बी अल्टीमेट फोर्स ऑफ लीगल ऑब्लीगेशन। लोगों की सहमति, देशों की सहमति कानून मनण, देखो लोगों की सहमति कानून मनण का मेन कारण नहीं हुंदी। सहमति या कॉमन कंसेंट या किसी एक अद्धे देश की कंसेंट इंटरनेशनल लॉ नूं मनण दा मेन कारण नहीं हुंदी। जे सहमति ना भी होवे, जे कंसेंट ना भी होवे, तां भी कानून उस देश नूं मनना पैना है। Some states may not consent to a particular rule of international law which goes against their interests। कुछ स्टेट्स वाकई होणगे ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਗਿਵ देयर ਕਾਮਨ ਕੰਸੈਂਟ ਟੂ ਦ ਜਨਰਲ ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਲਸ ऑफ लॉ टू गवर्न द कंडक्ट एज ए मैंबर ऑफ दैट कम्यूनिटी। लेकिन जनरली उन्होंने सारे इंटरनेशनल लॉ की गल करिए, ज़्यादातर रूल्स के प्रति उन्होंने सहमति होंगी है, कंसेंट होंगी है। एक अद्धे रूल पिछे आप ये नहीं कह सकते एक अद्धा रूल उन्होंने नहीं मन्निया जो उन्होंने सहमति नहीं है, जो उन्होंने वोटिंग नहीं की जनरल असैंबली भी कॉमन कंसेंट नहीं है। कॉमन कंसेंट है। एक अद्धे रूल्स नूं अगर कोई कंट्री नूं लगता है कि ये रूल साढ़े खिलाफ जाता है, वो जो नहीं भी मानते तो मतलब ये नहीं है कि कॉमन कंसेंट नहीं है। कॉमन कंसेंट है जनरल असैंबली में जो भी रेजोल्यूशन पास होंगे मजोरिटी नाल होंदा है। तुहानूं पता मनोरिटी हमेशा होंदी है। अपने इंडिया की पार्लीमेंट की गल कर लो, कोई लॉ पास होंदा है तो स्पीकर कहता ना हथ खड़े करो जिहड़े लॉ के हक विच ने, ते हथ खड़े होंदे है, ते जिहड़े लॉ के खिलाफ दे विच ने, पास होने के खिलाफ ने, वो हथ थल्ले कर लो, कहता होंदा ना अपना स्पीकर। तो जे हथ ज़्यादा खड़े करने वाली मेजोरिटी है, लॉ पास हो जाऊगा। समझ आ रही कि नहीं? ये मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटी जी है वो लॉ नूं मन्नूगी नहीं। जिन्होंने एमपी ने हथ नहीं खड़े तो लॉ जो लॉ बन गया उन्होंने नहीं मनणगे, चाहे उन्होंने कंसेंट नहीं है, लेकिन लॉ तो मनणगे ना, क्योंकि लॉ हमें जो भी बनता है मेजोरिटी नाल बनता, मेजोरिटी ओपीनियन नाल बनता है, चाहे अपनी पार्लीमेंट है चाहे जनरल असैंबली है। समझ आ गई? तो ये कॉमन कंसेंट इज वन ऑफ द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। देयर इज अनदर थ्योरी, एक और थ्योरी है तो मैं पहले भी दस चुके हैं एक वीडियो में, ऑटो लिमिटेशन थ्योरी। हरेक देश अपने पर आप कुतरदा है, अपनी इच्छावां नूं, अपनी पावर्स नूं हरेक कंट्री आप घटा रहा है, क्योंकि हरेक कंट्री जनरल असैंबली का मैंबर है, यूनाइटेड नेशन का मैंबर है। तो उत्थे जो साइन कर दिंदे आपां हरेक कंट्री अपने भी साइन ने उत्थे, असीं उन्हां गल्लां नूं अपने आप ते लाउणे आ, असीं मनदे उन्हां गल्लां नूं। की गल्लां ने? किसी ते हमला नहीं करना, किसी दे अंदरूनी मामले 'च दखल नहीं देना, किसी कंट्री की प्रॉपर्टी या उहदी जिहड़ी टैरेटरी नूं हथियाउणा नहीं हैगा, ताकि वर्ल्ड एक शांतमई स्थान बनाया रहे, पीसफुल एटमोसफेयर रहे। तो यह है ऑटो लिमिटेशन, अपने आप से लिमिटेशन ला देनी। स्टेट कैन थ्रू ऑटो लिमिटेशन थ्योरी अ कंट्री और अ स्टेट रिस्ट्रिक्ट इट्स ओन पावर्स इटसेल्फ फॉर द सेक ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। अपनी विल ते आप ओह कंट्रोल कर रहा है, दबा रहा है अपनी विल नूं, ताकि वर्ल्ड एक पीसफुल प्लैनेट बने रहे। ऑटो लिमिटेशन थ्योरी की भी क्रिटिसिज्म हैगी है। देखो क्रिटिसिज्म भी नाल भी थोड़ा लिखनी पऊगी, हरेक की अपनी अपनी सोच होंगी है। ये लॉ है, ये साइंस नहीं है भी ये किसी का फॉर्मूला कढ़ता, फॉर एग्जाम्पल H2O तो वर्ल्ड ओवर H2O वाटर का फॉर्मूला। इतों देखो लॉ है, लॉ एक आर्ट्स का एक सबजैक्ट है। तो लॉ में हरेक की सुननी पैंदी है। क्रिटिसिज्म वाले भी है, ऑटो लिमिटेशन की क्रिटिसिज्म करने वाले कहते हैं कि जे ओबवियसली इफ एवरी स्टेट जे थोड़ी गल मनीए कि हरेक ने अपने पर आप कुतरे हुए है, तो मतलब अपनी पावर नूं आप घटाया होया है। ਇਹਦਾ मतलब दे कैन ऑल्सो फ्री इट सेल्फ फ्रॉम सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन एट इट्स ओन विल। ਇਹਦਾ मतलब यही है ना, द स्टेट्स कैन फ्री इट सेल्फ फ्रॉम द सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन एट इट्स ओन विल एंड क्रिएट डिसऑर्डर। ਇਹਦਾ मतलब अपनी पावर जे आप घटाइयां ने, अपनी पावर आप भी ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਦੁਬਾਰੇ। फिर दिमाग का की पता लगता है हरेक देश का, जे हुण वो ठीक है कल नूं गलत भी हो सकता है। जे वो स्टेट हुण सही चल रहा है कल नूं गलत भी हो सकता है। जे अपनी पावर घटाइयां ने तो बाद में अपनी पावर वधा भी सकता है। हुण तक तो सही चल रहा सी, लेकिन बाद में की पता है वो किसी देश से होर किसी देश से हमला कर दे। तो एक क्रिटिसिज्म है ऑटो लिमिटेशन थ्योरी की, कहते ये गलत है जी, ऐ नहीं हुंदा, बट दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली ट्रू। लेकिन
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਲੰਡਰਸ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਪਣੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। नो स्टेट डज दिस बलंडर, कोई भी स्टेट ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਲੰਡਰਸ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਤੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਾਂ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰਾਂ ਘਟਾ ਦੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰਾਂ ਵਧਾ ਲੀਆਂ, ਐ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਸਿਸ ਲਿਖ ਲਿਓ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੈਕਟਾ ਸੰਟ ਸਰਵੈਂਡਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੈਕਟਾ ਸੰਟ servanda. It means agreements entered into by states will be respected and followed by them in good faith. ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਡੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਟੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੈਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕੰਸੈਂਸਸ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰੈਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰੈਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਟੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸੰਧੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਟ੍ਰੈਟੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਟ੍ਰੈਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਟੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਟੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੈਕਟਾ ਸੰਟ ਸਰਵੈਂਡਾ। ਟ੍ਰੈਟੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਪੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਪੈਕਟ ਹੈ, ਪੈਕਟਾ ਸੰਟ ਸਰਵੈਂਡਾ, ਇਹ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੈਟੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇਸ਼ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦਾ ICJ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਪੈਕਟਾ ਸੰਟ ਸਰਵੈਂਡਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਵੀ ਬੇਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਹੈ ਵਾਈਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ, ਲਾਅ ਆਫ ਟ੍ਰੈਟੀਜ਼ 1969, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕਟਾ ਸੰਟ ਸਰਵੈਂਡਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ, ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਟੀਜ਼ ਆਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਟ੍ਰੈਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਟ੍ਰੈਟੀ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਮਸਟ ਬੀ ਓਬੇਡ ਬਾਈ ਦੈਮ ਇਨ ਗੁੱਡ ਫੇਥ। ਇੱਕ ਐਨਜ਼ੀਲੋਟੀ ਹੋਇਆ, ਐਨਜ਼ੀਲੋਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਐਨਜ਼ੀਲੋਟੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਸਟ ਹੋਇਆ। ਐਨਜ਼ੀਲੋਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਨੋਰਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ। ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੈਕਟਾ ਸੰਟ ਸਰਵੈਂਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਫੇਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆ ਗਈ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੈਕਟਾ ਸੰਟ ਸਰਵੈਂਡਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਨਜ਼ੀਲੋਟੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁਣ ਆ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਕਟਾ ਸੰਟ ਸਰਵੈਂਡਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਓਨਲੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਚਲ ਟ੍ਰੈਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀयता, ਟ੍ਰੈਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਪੈਕਟਾ ਸੰਟ ਸਰਵੈਂਡਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, though it is very important basis of international law, but you cannot say that it's the only basis of international law. And it fails to explain the binding force of customary rules of law. ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਟੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸਟਮ, ਲੇਕਿਨ ਕਸਟਮ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰੀ ਰੂਲਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਸ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਰਿਟਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ 'ਚ ਬੜਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆਫ ਕਸਟਮ ਇਜ਼ ਸਲੋਲੀ ਗੈਟਿੰਗ ਲੂਜ਼ਨਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਸਟਮਸ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਸਟਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ
ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ 200 400 ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਸਟਮ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਸਟਮਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ICJ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ICJ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। हाँ ट्रेडी नहीं है तो फिर कस्टम देखे जाते हैं लेकिन प्रमुखता कस्टम ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो कस्टम नाउ अजकल कस्टम इज नॉट द ट्रू बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ट्रू बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ट्रेटीज पैक्टा सेंट सरवेंडा ये ट्रू बेसिस है ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो नवे ट्रेंड ਆਪਾਂ देखिए इंटरनेशनल लॉ के बेसिस के नवे ट्रेंडਾਂ ਵਿੱਚ आ गया लॉ क्रिएटिंग रेजोल्यूशंस in the General Assembly, law making conventions in the General Assembly। कई conferences ने जिमें कि GATT, GATT, IBRD, IMB, OECD, OPEC। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने ये conferences ने जिन्हां ते कोई ना कोई लॉ बनता है और बेसिस बनता है इंटरनेशनल लॉ का। हुण तुहानूं मुक्दी गल दसदा मैं तुहानूं मुक्दी गल हरेक लैक्चर में दसदा ना मुक्दी गल नूं ध्यान नाल सुन लो प्लीज़। मुक्दी गल ये है आपां बेसिस कर रहे हैं। The most important basis of international law is the desire, इच्छा और basic urge of the people and governments of different countries to keep this world a peaceful place to live in. These countries think that there should be an order and not chaos in everyday life. Due to this desire, the countries have jointly created several international institutions like the UN, United Nations, and other organs so that a set of international rules and principles should be developed which can further create and maintain an atmosphere of peace and order in this world. And for that end, certain penalties and sanctions are also provided so as to keep a vigil on the guilty countries who try to disturb this peaceful atmosphere of the world। तो अल्टीमेट बेसिस यही है हर एक देश की इच्छा है ये अंदरों उन्होंने डिजायर है कि वर्ल्ड एक पीसफुल प्लैनेट बनया रहे शांतमई एटमोसफेयर रहे। तो इस इच्छा करके ही ये रूल्स तो इंटरनेशनल लॉ डिवेलप होया बनया है। तो ये इच्छावां पीस रहे ये इच्छा ही एक बेसिस बनती है इंटरनेशनल लॉ की। समझ आ गई। थैंक यू वेरी मच।